दोस्तों आप जरा ये वीडियो देखिए। पहली नजर में यहाँ आपको शांत और नीला समंदर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तभी समंदर की गहराइयों को चीरते हुए पानी के नीचे से निकलता है ये एक रॉकेट है जो स्पेस की तरफ जा रहा है। आपको लग रहा होगा ये आखिर कितना ही बड़ा हो सकता है, राइट? वेल, ये है इसका एग्जैक्ट साइज। और ये कहां से लॉन्च हो रहा है? अंडर वाटर सबमरीन से। लॉन्च होते ही ये रॉकेट जमीन से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर आ जाती है और आसमान में मौजूद तारों की मदद से ये अपना रास्ता तय करती है और आखिरकार ये धरती में आके अपनी प्रीसेट टारगेट के ऊपर गिरती है। तकरीबन 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके ये रॉकेट वहां आके हिट करती है जहां का लोकेशन इसमें सेट किया गया है। अब आप सोच सकते हैं इसके पीछे की एडवांस्ड इंजीनियरिंग। सबमरीन किसी भी देश के मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी के नीचे तैरता एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन जो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है और ना ही सिर्फ जंग के हालात होने पर, बल्कि इसे और भी कई इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल वॉर या रियल वॉर जैसी सिचुएशन में इसका यूज किया जा सकता है, या फिर स्पाइंग के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। जरा सोच कर देखिए, आप समंदर में स्विमिंग कर रहे हैं, मस्त अपने मजे में आप गोताखोरी कर रहे हैं और आपके ठीक नीचे से 48,000 टन मेटल से बनी ये मशीन बिना कोई आवाज किए सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानों के साथ, एक दर्जन से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ आपके नीचे से गुजर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इनकी साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि लगभग एक 50 मंजिला बिल्डिंग जितनी बड़ी ये मशीन्स समंदर के लगभग 250 मीटर की गहराइयों में बिना किसी के नजर में आए सालों दशकों तक छिपी रह सकती है, क्योंकि इनके अंदर एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद रहता है, जिनसे इन सबमरीन्स के अंदर इतनी गहराई में भी फ्रेश वाटर, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी की अनलिमिटेड सप्लाई बनाई जा सकती है। इसका मतलब इन्हें ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया भर की नेवीज जिनके पास ये सबमरीन्स है वो इस बात को लेके हमेशा काम करते रहते हैं कि कैसे भी इन सबमरीन्स को और भी ज्यादा नॉइस प्रूफ और इनविजिबल बनाया जा सके। इवन मैग्नेट प्रूफ टेक्नोलॉजीज तक इन सबमरीन्स में यूज की जाती है ताकि किसी भी कीमत पर इन सबमरीन्स को डिटेक्ट ना किया जा सके। और आज इस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये चीज दुनिया भर के समुद्र के नीचे मौजूद है। लिटरली सैकड़ों इंसान इन अंडर वाटर फ्लोटिंग बिल्डिंग्स में मौजूद है जो हमारे समुद्र के नीचे बिना किसी के नजर में आए कहीं पर भी हो सकते हैं। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंची कैसे और क्या रीजन थी इस मशीन को बनाने के पीछे, और आखिर क्यों? चलिए ढूंढते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में। तो इंसान कई दशकों पहले से ही पानी के नीचे जाने के लिए कुछ ऐसी नाव बनाया करते थे। फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची अपनी कुछ सीक्रेट पेंटिंग्स में कुछ ऐसे मॉडल्स बनाया करते थे। ये इमेजेस उनकी कल्पना, उनका विजन था, एक ऐसा बोट बनाने की जो पानी के अंदर लंबे समय तक रह सके। बाद में इन पेंटिंग्स को उन्होंने बाहरी दुनिया को दिखाना सही नहीं समझा। उनके हिसाब से इंसान आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे लोगों की जान ले सकता है। एनीवे, दुनिया का पहला ऐसा बोट जो पानी के नीचे नेविगेट कर सकता था उसे बनाया था एक डचमैन ने। इसके 150 साल बाद आज के यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाला ये आदमी, जिसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्होंने इनकी आर्मी के लिए पहली बार लगभग ऐसे से दिखने वाली एक सबमरीन को बनवाया। वो इस सबमरीन को ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ये उतना कारगर साबित नहीं हो पाया। इसके 50 साल बाद अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान कन्फेडरेट रेबल ग्रुप्स ने कुछ ऐसी से दिखने वाली सबमरीन्स बनाई जो कि अगेन एक फेलियर साबित हुआ। लेकिन साल 1800 आते आते ये टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होना शुरू होता है। जर्मनी के एक इंजीनियर रूडोल्फ डीजल एक ऐसा इंजन बनाते हैं जिसके बाद ये पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये नया इंजन फॉसिल फ्यूल, एयर और हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती थी, जिसके बाद कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन आया। लेकिन जर्मन्स ने सोचा कि क्यों
क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को सबमरीन्स में यूज किया जाए। इससे सबमरीन्स को अंडर वाटर रहते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। वो ये थी कि इन इंजन्स को कुछ देर पानी के नीचे रहने के बाद फ्रेश हवा चाहिए थी, ताकि इस इंजन के एग्जॉस्ट को ये सबमरीन बाहर निकाल सके और फ्रेश एयर को दोबारा से अंदर खींच सके। तो इस प्रॉब्लम के चलते इन सबमरीन्स को हर 48 घंटे में एक बार ऊपर लाना पड़ता था, ताकि इसके इंजन के एग्जॉस्ट को बाहर निकाला जा सके और फ्रेश हवा को अंदर भेजा जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम भी बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाली थी। 1900 का दौर आते आते बहुत सारे वॉर्स पूरी दुनिया में शुरू हो जाते हैं और हर एक देश अपनी न्यू टेक्नोलॉजी और वेपन्स के दम पर दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर बनने की रेस शुरू कर देता है और इसका असर सबमरीन्स पर भी होता है। और देखते ही देखते सबमरीन्स के अंदर सोनार और रडार टेक्नोलॉजी भी शामिल हो जाती है। अब ये मशीन पानी के नीचे भी सब कुछ देख सकती थी। इतना ही नहीं, अब इनमें रेडियोस और एन्क्रिप्शन डिवाइस भी लग चुके थे, ताकि अंडर वाटर रहते वक्त भी ये बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बना सके और बात कर सके। मतलब वो सब कुछ जो एक वॉर के टाइम काम आए। सारी टेक्नोलॉजीज अब धीरे धीरे इन सबमरीन्स में ऐड होने लग जाती है। जर्मन्स सबसे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर देते हैं और पानी के नीचे छिपके सतह पर मौजूद किसी भी बोट को अपना शिकार बनाते रहते हैं। अब तक ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी थी। कम से कम कुछ दशकों में ये एक छोटे राउंड अंडे के शेप वाली नॉर्मल बोट से एक एडवांस्ड वॉरहेड लोडेड डेडली मशीन बन चुकी थी। लेकिन अभी भी इस टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें मिसिंग थी। जी हाँ, फ्रेश एयर अभी भी इसे चाहिए था और हर थोड़े समय के बाद इसे पानी के ऊपर आना पड़ता था और फ्रेश एयर लेना पड़ता था। अब ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। ये ऐसा ही था जैसे किसी चेस के गेम में आप अपने ओपोनेंट को बार बार अपनी अगली चाल के बारे में बता देते हैं। तो आगे चलकर एज यूजुअल इसमें एक और अपग्रेड किया गया और इसमें 2 ट्यूब्स को लगाया गया, ताकि इंजन के एग्जॉस्ट को बाहर निकाला जा सके और फ्रेश एयर को वापस अंदर लिया जा सके। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। वो ये थी कि इन सबमरीन्स के इंजन्स काफी ज्यादा नॉइजी होती है और सतह के इतना ऊपर आकर इन सब चीजों को करते वक्त ये आसानी से दुश्मन के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें इन सबमरीन्स के सामने एक चुनौती सी खड़ी हो जाती है। अब आखिर कैसे इस परेशानी से डील किया जाए? वॉर खत्म होती है और जर्मनी हार जाता है। यूएस, यूके और यूएसएसआर मिलकर जर्मनी के इन सारे सबमरीन्स को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त तक पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी सिर्फ जर्मनी के पास ही था। तो इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना इन जर्मन सबमरीन्स को अपने पास रखा जाए और इसमें आगे चल के अपग्रेडेशन वगैरह करके इसे हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद से दशकों तक इस टेक्नोलॉजी में काम शुरू हो जाता है और ठीक यही से चीजें अब खतरनाक होना शुरू होती है। अब ये दौर आता है दुनिया की 2 शक्तिशाली एलाइज का, अमेरिका एंड यूएसएसआर। और इन दोनों के बीच अब सुपर पावर बनने की रेस शुरू हो जाती है और इन दोनों के पास ये जर्मन टेक्नोलॉजी थी और ये दोनों जानते थे कि इनको अपने पास मौजूद इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल बनाना है। कुछ ही समय में इन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और यही से एक नया दौर शुरू होता है, जहां सबमरीन्स की इस टेक्नोलॉजी में एक ऐसा रेवोल्यूशन आने वाला था जिससे पूरी दुनिया हिलने वाली। इसकी शुरुआत होती है जब से हम इंसान एटम्स से छेड़खानी करना शुरू करते हैं और हमें यह पता चलता है कि इन एटम्स को सेपरेट करके मैसिव लेवल पे एनर्जी को प्रोड्यूस करी जा सकती है और इस एनर्जी को यूज करके इंसान परमाणु बम बनाना शुरू करता है। एंड इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और मेन बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी को हवा की जरूरत नहीं होती। तो ये दौर था 1950s का और रशिया में जन्मे एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर जिनका नाम था हाइमन रिकोवर। इनके दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान ये था कि अगर एटम्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है और इसमें हवा की जरूरत भी नहीं होती है, तो क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को सबमरीन्स के अंदर भी यूज करें। इसका मतलब था एक पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को सबमरीन के अंदर बिठाना, यानी एक फुल ब्लोन न्यूक्लियर रिएक्टर को। और अमेरिका ने जैसे तैसे एक पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को सबमरीन के अंदर लगा दिया, जिसके बाद सबमरीन टेक्नोलॉजी की किस्मत बदलने वाली थी, इसी के साथ पूरी दुनिया की भी।
सो 1960s के दौर में यूएस ने अपना पहला स्टर्जन क्लास सबमरीन डेवलप किया, जिसके अंदर एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद था। इसका काम था एटम्स को ब्रेक करना, जिसके बाद एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होता था और इसी हीट से पानी गर्म होके इसके मैसिव प्रोपेलर्स को घुमाने का काम करता था, जिससे सबमरीन आगे बढ़ती थी और इस प्रोपेलर के घूमने से काइनेटिक एनर्जी बनती थी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। हैंड्स डाउन, आई मीन वाओ। अब आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे आप इस मैसिव मशीन के अंदर सालों साल बैठ के अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर खुद से ही फ्रेश एयर को बना भी सकती थी, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा है और पानी का साइंटिफिक फॉर्म H2O। आपको सिर्फ इस H2O के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना था और अब आपके पास सबमरीन के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन की भी भरमार है, जिससे इसके अंदर मौजूद क्रू अब फ्रेश ऑक्सीजन से सांस भी ले सकती है और बाकी बची हुई एनर्जी से ये लोग सॉल्ट वाटर को सेपरेट करके फ्रेश वाटर में तब्दील करने लगे। आई मीन ये टेक्नोलॉजी किसी मैजिक, किसी जादू से कम नहीं था। अब इसके अंदर मौजूद क्रू के पास एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई भी आ चुकी थी, जिससे ये सैकड़ों मीटर पानी के नीचे होकर भी लिटरली वो सब कुछ कर सकते थे जिसकी आम इंसान को जीने के लिए जरूरत होती है। और न्यूक्लियर रिएक्टर ने इनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल दिया था। आपको याद होगा कुछ ही साल पहले ही डीजल सबमरीन्स, जिनको हर 48 घंटे में ऊपर लाना पड़ता था फ्रेश एयर के लिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स अब पानी के नीचे लगभग 20 सालों तक छिपी रह सकती है, वो भी बिना किसी रिफ्यूलिंग के। सो रिक ओवर का प्लान अब काम कर गया था। सबमरीन्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद होने से अब ये मशीन्स हद से ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। अब आप आराम से इसमें बैठकर सबसे छिपते हुए लंबे समय तक पानी के अंदर बिता सकते हैं, बिना किसी को अपनी लोकेशन के बारे में बताते हुए। ओके, तो अब जब हम पानी के नीचे लंबे समय बिताने में कामयाब हो गए हैं, तो क्यों ना इन मशीन्स में हम न्यूक्लियर वेपन्स को भी लगा दें। और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2।